हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के नाजरीन को, सामीन को बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आपका अच्छा दिन का आगाज़ हो गया है। और आज हम आपके लिए बहुत अच्छी पर्सनैलिटी जो है ना लाए हैं, जिनको आप अक्सर कानूनी टीवी पे देखते हैं और आप उनके बारे में बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं, आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें मिलती हैं। मेरी मुराद है ANP के साबिक सदर और हमारे सीनियर एडवोकेट एहसान वाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सर, खैरियत है? सर इतनी तवील गैर हाजिरी के बाद आप आए हैं। नहीं मलिक साहब, आप दरअसल हम आपके लिए उदास हो गए थे। मलिक साहब, आप दरअसल बिजी बहुत हो गए और मैं दुआ करता हूँ कि आप बिजी रहें। हाँ जी। तो भाई साहब, भाई हमारी हाई कोर्ट में मुलाकात हुई है, तो अब यहाँ पे हम तशरीफ इकट्ठे आए हैं, तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। मौजूदा जो आईनी बहरान पैदा हो गया है, इस हवाले से हम इनसे बड़ी रहनुमाई लेंगे। भाई साहब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल माहिर भी हैं, आईनी माहिर भी हैं। तो सर जी, ये जो परसों का एक तमाशा लगा है अचानक, जब अददी अक्सरियत अपोजिशन ने साबित कर दी है, उस वक्त अचानक ही ये नासूरी, या उसे सूरी कहे, कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर ने ऐलान कर दिया है। इस आईनी बहरान के ऊपर जरा आप सारे ख्याल फरमाएं भाई साहब। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया जी कि जी सर। ठीक हो गया जी, हाथ से पढ़न दे पे जाए जी। हाँ जी। फिर कर लो सवाल। नहीं ठीक है, ठीक है, शुरू करें। ठीक है हाँ। कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मुझे मौजूदा सूरत हाल, जो कि आइन को एब्रोगेट तो मैं नहीं कहता, अच्छा। आइन को आलमोस्ट ख़त्म करने के बराबर ये सूरत हाल है। तो इसलिए इस पे जो आप रोशनी डलवाना चाहते हैं, मैं अपनी इस्तात और अपने विजन के मुताबिक बात करूँगा कि जब से ये रजीम बरसर इक़्तिदार आई नहीं बल्कि लाई गई सेलेक्टेड। क्योंकि पहले हुक्मरान मियां नवाज शरीफ को जिस तरीके से निकाला गया, जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ने किए और जो फैसले किए अकामा की बुनियाद पर, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज की ड्यूटी लगाई गई कि ये नैब की अदालत में जो उनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस दायर किए गए हैं उनकी निगरानी करें और हर हालत में इनको सज़ा होनी चाहिए, मियां नवाज शरीफ को और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को। तो ये इन्होंने तय कर लिया हुआ था मलिक साहब कि जिसमें 3 अदारे थे। एक जुडिशरी थी, एक जिसको मैं फ़ौज तो नहीं कहूँगा क्योंकि फ़ौज तो पूरा एक अदारा है जिसमें सिपाही भी हैं, हवालदार भी हैं, कैप्टन भी हैं, और जिसमें नौजवान कुर्बानियाँ देते हैं, जो पॉलिटिकल मनोवरिंग करते हैं, पॉलिटिक्स में जो दखल देते हैं, वो चंद जर्नैल हैं जो कि इन्होंने ISI के डायरेक्टर जनरल को रखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर के अंडर। पहले वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं होते थे। ये सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने ISI के डायरेक्टर को, जो कि आर्मी का एम्प्लॉय है और जनरल होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर के अंडर कर दिया। कानूनी तरीके आपने ये बता दिया, ठीक है। हाँ जी, उसकी वजह से बावजूद के आर्मी दखल अंदाज होती थी सिविल मैटर्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में, लेकिन इस फैसले के बाद फिर वो 100% दाखिल हो गए सियासत में। तो सर इसमें भी बदनीयती शामिल थी? बदनीयती भी और
प्राइम मिनिस्टर हवस इक़्तिदार भी था, हवस इक़्तिदार भी, क्योंकि भुट्टो साहब भी बड़ी नई बात आपने की है कि हवस इक़्तिदार था। भुट्टो साहब की में भी इक़्तिदार की बेपनाह हवस थी, और उन्होंने डायरेक्टर जनरल ISI को अपने अंडर किया और उसको सियासत में उसको अलाउ कर दिया कि तुम मुल्क के इंटरनल मामला सियासी उनमें दखल दो। तो फौज तो पहले ही अयूब खान बरसर इक़्तिदार आ चुके हुए थे यहाँ मार्शल लॉ लगाकर, तो वो तो पहले ही दखील हो चुकी थी मुल्की सियासत में। तो ये इन्होंने उन्हें लीगली मजीद उसको उनके अयूब खान के मुतल्लिक तो पॉलिटिकल लोग कहते थे कि जी, कह सकते थे कि जी बड़ी ज्यादती है, लीगली ये नहीं आ सकते थे। इन्होंने आइन एब्रोगेट किया। आइन अगर कोई एब्रोगेट हुआ है उस वक़्त तो वो अयूब खान, जनरल अयूब खान ने किया था। तो उसके बाद फिर भुट्टो साहब भी, चूँकि उनका अपना तरीक़ाकार था हुक्मरानी का, तो फिर उन्होंने फ़ौज के थ्रू भी और अदलिया के थ्रू भी और अपने एक लोगों को दबाने का तरीक़ाकार के लिए उन्होंने FSF भी बनाई। देखिए नाजरीन, आपको मैं ये बता दूं, आज का इंटरव्यू बड़ा अहम है कि हम एक सीनियर मोस्ट एडवोकेट, जिनको मैंने इनको अपने तौर पे फादर ऑफ द बार का लक़ब दिया हुआ है, वो और आईनी माहिर से बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। आपने ये सारा इंटरव्यू देखना है। सर जी, ये आपने बड़ी अहम बात की है जो हमें हमारे इल्म में नहीं थी कि भुट्टो साहब ने बाकायदा ISI को अपने अंडर कर दिया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, ये डिप्टी स्पीकर की गलत रूलिंग से हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो वो ही मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ तक आने के लिए दो तीन बातें, जुमले ज़रूरी हैं कि चूँकि अयूब खान, जनरल अयूब खान से लेकर ऑनवर्ड फ़ौज, उनके बाद याह्या खान आ गया, याह्या खान ने मुल्क तोड़ा। उसके बाद इन्होंने अगर सिविल हुकूमतें आईं तो वो पीछे आर्मी होती थी, वो उसी पॉलिटिकल पार्टी को लाते थे कि जिनको ये चाहते थे, वही इलेक्शन में कामयाब होते थे जिनको ये एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये इलेक्शन में आए। हत्ता कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक पॉलिटिकल शख्सियत थी और बड़ी उनमें खूबियाँ भी थीं, बड़ी टॉलरेंट थी, बड़ी मुंतकिम मिजाज भी नहीं थी। और उनके जब वो बरसर इक़्तिदार, उन्होंने इलेक्शन जीता और बरसर इक़्तिदार आना था, तो फिर भी इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, चीफ ऑफ स्टाफ ने और सदर जो था उस वक़्त मुल्क का, और उन्होंने कहा कि भाई सीधी बात है, हम पावर उस वक़्त ट्रांसफ़र करेंगे कि जब आप हमारा वज़ीर ख़ारजा रखेंगे। और भुट्टो साहब और मोहतरमा के पास कोई चारा नहीं था, तो उसे पता था इन्होंने इक़्तिदार नहीं देना, उसे माजी का भी पता था, उसके बाप को फांसी भी लगाई हुई थी इन्होंने, तो उसने फिर एग्री किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मजबूरी देखें कि इलेक्शन जीत के हक बन जाता है कि वो शख्सियत और वो पॉलिटिकल पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाए जो जिसको अवाम ने वोट दिए हों, लेकिन उसने उसको एग्री करना पड़ा। तो वज़ीर ख़ारजा फिर जनरल नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, जनरल याकूब अली खान। अच्छा, जी, उसको उन्होंने वज़ीर ख़ारजा लिया क्योंकि फ़ौज ने कहा था, इस्टेब्लिशमेंट ने, कि वज़ीर ख़ारजा वो आएगा। तो भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो का वज़ीर ख़ारजा जनरल याकूब अली खान था। ये सर आपने प्रीवियस हिस्ट्री, तो ये तो प्रीवियस हिस्ट्री। अब मैं मौजूदा आ जाता हूँ कि चूँकि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ
कि कावश ये रही, इक़्तिदार के हवस के नतीजे में नहीं, उनकी ये कावश थी कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में दखील ना हो, और लोग जो हैं इस मुल्क के, जो इस वक्त 22 करोड़ अवाम हैं, उनके ज़माने में 20 करोड़ अवाम थे, कि भाई ये जो वोट देते हैं वो वोट उसी शख्सियत को देते हैं कि जिसको वो इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। तो इसलिए इनको ये हक नहीं पहुंचता कि ये उसमें दखल दें और अवाम को इक़्तिदार में आने से रोकें। उस पॉलिटिकल पार्टी को मलिक साहब के बरसरे इक़्तिदार जो इलेक्शन जीतती है, इसका मतलब है कि इलेक्शन में वोट अवाम ने दिए हैं, अवाम ने दिए हैं, तो ये इक़्तिदार में अवाम आना चाह रहे हैं, जिसको ये एस्टेब्लिशमेंट रोकती थी। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ का अक्सर चीफ ऑफ स्टाफ से झगड़ा हो जाता, क्लैश रहता था, हैं जी, कि भाई यहाँ दखल ना दो, वहाँ दखल ना दो, और ये वो कहते थे कि हर बात मुझसे हमसे पॉलिटिकली पूछ के करो, ख़ास तौर से खारजा अमूर और दीगर। वो मियाँ साहब कहते थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल शख्सियत, पॉलिटिकल लीडर जिसको अवाम ने वोट दिए हैं, तो हमको चाहिए कि उन वोट्स को वो वोटर्स को भी और वोटों को भी इज्जत दें, क्योंकि ये अवाम ने दिए हैं। वोट को इज्जत, ठीक है जी, इसलिए लगाया। तो इसलिए उन्हें कहा कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने का मतलब है कि भाई ये वोट अवाम ने दिए हैं। अब सर मौजूदा सूरत तो इसलिए वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने बहुत जालिमाना तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली नवाज शरीफ को निकाला, और इन्होंने इसको इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान को की पॉलिटिकली परवरिश की। इन्होंने परवरिश की, उसे मियां नवाज शरीफ के दौर में ही उससे जुलूस निकलवाए, धरने दिए, हैं जी, और फौज ने बरमला उसको सपोर्ट किया। और जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर लोग इसे वोट देने को तैयार नहीं थे। उस इलेक्शन में भी इसके पास इतने वोट नहीं थे। पंजाब में भी ये हार गया था और मरकज़ में भी तकरीबन हार गया था। तो एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को पकड़ पकड़ के, इलेक्ट हुए जो लोग थे मुख्तलिफ पार्टियों के, इंडिपेंडेंट और वो उस सूबे के, जो सूबा जो है सराइकी सूबा, वहाँ से लोग पकड़ पकड़ के लाए, इसे दिए, तब इसकी हुकूमत सिस्टम बिठाया, फिर ये भी वो उसकी इसकी हुकूमत बनवाई, अदरवाइज बन नहीं सकती। मौजूदा दौर पे हाँ, इसलिए ये बरसरे इक़्तिदार आया। तो आपने जो मुझे मौजूदा दौर में आपने सवाल किया कि ये जो गैर आइनी काम, तो गैर आइनी काम इसको जब इक़्तिदार में लाए थे उसी वक्त हो गया था। इसकी हुकूमत जो इसने 3.5 साल की, वो गैर आइनी की और गैर कानूनी की। तो इसलिए अब हालत ये हो गई थी कि ये बिल्कुल सियासी तौर पे भी बेइल्म था, इसको कुछ पता नहीं था सियासत का, अनाड़ी और बिल्कुल इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मैं तो फैमिली बैकग्राउंड की बात करता नहीं हूँ, सियासी आदमी हूँ, तो इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, इसे कोई समझ नहीं थी। इसे ना अमूर खारजा का पता था, ना मुल्की माशी मामलात का पता था, और इसे ना जमहूरियत का पता था, ना इसे सूबाई खुद मुख्तारी का पता था। इसको ये पता था, शायद इसका ये ख्याल था कि एक शख्स यहाँ पर इक़्तिदार लेकर और हुकूमत करे, चाइना के सदर की तरह या सऊदी अरेबिया के किंग की तरह, या फिर पुराने वक्तों के कबायली इलाकों के मामलात के इस तरह से। तो इसका ये ख्याल था, इसके इल्म में नहीं था, ना इसको तारीख का पता था, ना इसकी जमहूरी जदोजहद थी। ये जो लोग कहते हैं कि इसकी बड़ी जदोजहद जी, इसने 25 साल या 22 साल पार्टी बनाई, तो पार्टी बनाने के लिए तो कोई जदोजहद नहीं है।
ये तो यहाँ पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिनको पाकिस्तान तो 50-50 साल पाकिस्तान पहले की भी हैं, पाकिस्तान पहले की भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उसको हम पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोग वोट देते हैं कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे। तो इसने चूंकि खुद पसंदी बहुत किलिंग चीज है, ये एक कोई शख्स ऐसा हुक्मरान आ जाए कि जो खुद पसंद हो, जो स्वयं अपनी तारीफ के खुद भी करे और अपने साथियों से भी करवाए, तो ये मार छोड़ता है मुल्क को भी, अदारों को भी और सारे इश्यूज को भी। अब आप देखें कि जब इमरान खान ने कोई स्पीच की, उस स्पीच के नतीजे में अगर पौना घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा तकरीर की, उसमें पौना घंटा इसने मैं किया, 100 दफा अपने को अपना मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने और मीटिंगों में अपने साथियों को, जो गैर सियासी लोग थे इसके इर्द गिर्द, क्योंकि सियासी शख्स खुशामद भी अगर करता है तो किसी वक्त वो खड़ा हो जाता है, भाई आप गलत कह रहे हैं। इन्होंने अक्सरियत गैर सियासी और अनइलेक्टेड लोगों की अपने इर्द गिर्द रखी हुई थी, जो हर वक्त इसकी तारीफ करते थे, और ये खुद कहता था कि मेरी तारीफ करके कहोगे ये बड़ा दयानतदार है। और मैं हैरान हूँ कि ये ऐसा शख्स जो खुद पसंद हो, इमरान खान हो, कोई हो, वो ज़हनी तौर पे बीमार होता है। जी बिल्कुल ठीक है, और नफ्सियाती तौर पे। इंटरव्यू चूंकि लंबा हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आप मौजूदा थोड़ा सा बता दें कि इसका क्या हाल है, जो क्राइसिस आईनी बहरान उसके नतीजे में। हाँ, मैं ये बता देता हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री आपने बड़ी अच्छी बता दी कि ये चूंकि 3.5 साल इसने बेपनाह मसाइल पैदा कर दिए, लोगों को भूखा मार दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों को के मसाइल ऐसे हो गए कि घर घर खुदकुशियाँ होने लगी। तो उसके नतीजे में ये इलेक्शन में आगे इलेक्ट नहीं हो सकता था, नंबर 1। नंबर 2, तमाम लोग मुल्क के और यहाँ की सियासी पार्टियाँ, उन्होंने, चूँकि मैं एक बात की वजाहत करूँ कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का बैकग्राउंड है कि मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लक इंतहाई गाली गलोच, इसने इस मुल्क में गाली गलोच और इस किस्म का रवाई डाला कि पता नहीं कितने साल लगेंगे आपको नॉर्मल होते हुए। अब मौलाना फजलुर रहमान का को बैकग्राउंड है, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ते हुए उन्होंने 70-80 हज़ार को शहीद कराए हुए हैं, कुर्बानियाँ देकर। सर मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी चूँकि लिमिटेड टाइम है, आप मौजूदा जो बहरान पैदा हो गया इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करे, और मौजूदा बहरान मैं बिल्कुल ठीक है कि अब आइन तोड़ने के बाद अब इसके वो सियासी पार्टियां आखिर इकट्ठी हुई कि भाई इसको फ़र्क करो, और जो भी असम्बली में थी, नून लीग थी असम्बली में और पीपल्स पार्टी असम्बली में थी, कि भाई ये तो मुल्क को ख़त्म कर रहा है, ये सूबाई बलोचिस्तान से नारा लग रहा है अलहदगी का, ये सिंध के मुतल्लक है और दूसरे सूबों में, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ये सारी सियासी पार्टियाँ इकट्ठी हुई तो असम्बली में उनको ये, और इसकी पॉलिटिकल पार्टी जो तहरीक इंसाफ थी, वहाँ से लोग भी निकल के उनके पास चले गए, तो उन्होंने फिर नो कॉन्फिडेंस इसके खिलाफ मूव किया। उस नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में इसके खिलाफ 200 MNAs मौजूद थे, और इसके ने तमाम इधर उधर की सपोर्ट के बावजूद इसके पास टोटल 142 MNAs रह गए थे कि जो वो रहना भी नहीं चाहते थे। उसी वक्त अखलाकी जिम्मेदारी थी कि इस्तीफा दे देता। वो भी इसने अब ये समझता रहा कि चूँकि खुद पसंद था और खुशामद बेपनाह होती थी, और उस खुशामद के नतीजे में इंसान अपने में इंसानियत, इंसान से बड़ा समझने लग पड़ता है। इसने कहा मैं मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए, तो इसने ये खेल किया कि एक
ये जो स्पीकर रखा हुआ था वो भी इसने ऐसे ही रखा हुआ था जैसे तनख्वाह पे, और डिप्टी स्पीकर रखा हुआ था जिसकी अदालत में केस चल रहा है, जो स्टे पे है, जिसके 50,000 एलिगेशन है कि इसके वोट जाली हैं। तो इसने ये सारी प्लानिंग की, ये सदर पाकिस्तान के साथ, स्पीकर के साथ, डिप्टी स्पीकर के साथ, और ये एक हमारे जो पॉलिटिकल सो कॉल्ड बनते हैं उनके साथ इसने तय ये सारा कुछ किया कि ये जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आए तो ये में हमारा डिप्टी स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर जो है वो रेजोल्यूशन करे कि जी ये चूंकि इसके खिलाफ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अब कॉन्स्पिरेसी वो क्या थी कि जी वो एक नॉर्मली के तमाम सफ़ीर वो लिखते हैं, लिखने के बाद हालात लेके तो अपने मुल्कों को भेजते हैं, उसने उन हालात को तब्दील करवाया और तब्दील करवा के ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये अमेरिका से आई है और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और कह दिया अमेरिका ने कि अगर नो कॉन्फिडेंस हो जाएगी तो फिर हम आप लोगों के साथ चलेंगे, लेकिन इनके साथ नहीं चल सकते। इसने खत के पीछे छुपे, इसने फिर ये खेल किया, और उस खेल के नतीजे में, और अफसोस की बात है कि उस खेल में भी वो एस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पे नहीं कहा कौम को कि भाई ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये कंकॉक्टेड किस्म का, फैब्रिकेटेड किस्म का ये खत लिए फिर रहा है। तो उसने, आपने देखा कि 5-7 मिनट में सारा खेल हो गया, और उसने सो कॉल्ड लॉ मिनिस्टर ने उठ के एक पढ़ा कि जी आर्टिकल 5 के तहत ये जब कोई कॉन्स्पिरेसी हो जाए किसी के खिलाफ तो ये फिर उसके वो जो करने वाले हैं इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वो कर नहीं सकते क्योंकि वो गद्दार डिक्लेयर हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आर्टिकल 5 के तहत इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसको गैर कानूनी और रिजेक्ट करना। वो चूँकि लिख के लाया हुआ था, ये सारी खेल तयशुदा थी, उसने लिख के उसने बात की, उसने लिख के जो लाया हुआ था सो कॉल्ड डिप्टी स्पीकर, उसने वो पढ़ा लिखा हुआ, और उसको पढ़ के 2 मिनट में उसने कहा कि मैं इसे इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, और उठ के उठाया उसने वो 3 पार्ट और उठ के चला गया। अब सर ये बताएं, फिर असेंबली भी तोड़ नहीं, क्या ये आर्टिकल 6 में ये ऑफेंस आता है? आर्टिकल मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि फिर इसने देखो प्लानिंग, उधर से ये हुआ, उधर ये 5 मिनट के बाद आ गया टीवी पर, और इसने कहा कि मैं असेंबलियाँ तोड़ता हूँ, और साथ ही कहा सदर मोहतरम को कि ये मैं तजवीज़ देता हूँ, हिदायत करता हूँ कि इसको असेंबलियों को तोड़ दिया जाए। सदर साहब 20 के 7 कारकुन थे इसके, हैं जी, मुलाजम की तरह उसने तो ये डिपेंड किया, उसने फौरी तौर पे असेंबलियाँ तोड़ दी, फौरी तौर के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। आप बताएं। मैं ये समझता हूँ कि मलिक साहब आर्टिकल 6 को हमने इतना के इस्तेमाल कर लिया है कि हर वक्त ही हम आर्टिकल 6 जिसने आर्टिकल 6 बनाया था, आइन में दाखिल किया था, उसको अगलों ने जिनके खिलाफ आर्टिकल 6 आया था उन्होंने ही उसे सजाए मौत दे दी, फांसी दे दी। यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलते रहे, उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये आर्टिकल 6 की वायलेशन है, उस जो वायलेशन इन्होंने की है ये टेक्निकली आर्टिकल 6 के तहत आती है कि भी ये आइन को इन्होंने
आइन के खिलाफ इन्होंने ये सारा कुछ खेल की। और उस आइन को एब्रोगेट ही करना नहीं है, आइन को जो उसको रिजेक्ट करे, जो उसके खिलाफ काम करे। और उसमें बीच में सिर्फ यही नहीं है कि जी ये आइन ने, इन्होंने इसके खिलाफ काम कर दिया, ये गैर आइनी है। असल में वो फोर्स भी इस्तेमाल करे, चूँकि इस सारी खेल में इन्होंने फोर्स इस्तेमाल की। उस फोर्स के नतीजे में ये रेजोल्यूशन करवाई, उस फोर्स के नतीजे में इन्होंने सदर से असम्बलियाँ डिज़ोल्व कराई, और उसी फोर्स के नतीजे में इन्होंने आगे खेल की। और मैं ये समझता हूँ कि ये आर्टिकल 6 के तहत आता है। थैंक यू वेरी मच जी। आपने एहसान भाई साहब की सैर हासिल गुफ्तगू सुनी, इन्होंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताया सारा हमारा पाकिस्तान का, एस्टेब्लिशमेंट को किस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के अंडर साजिश के तहत किया गया, बदनीति के तहत किया गया। और आखिर में इन्होंने कहा कि ये जो जुर्म किया है इमरान खान ने, असम्बलियाँ तोड़ी हैं, सदर उनके साथ अलवी साहब मिले हुए हैं, और कासिम नासूरी का बयान है, ये आर्टिकल 6 में आता है। थैंक यू वेरी मच जी भाई साहब। कानूनी एक सवाल कर लो जड़ा इन्होंने वज़ीर आज़म गुलजार ने, हाँ ये जी सवाल मेरे ज़हन में था तो भाई साहब ने हमें याद भी करा दिया है। ये सर इमरान खान ने अभी निगरान वजीर आजम के लिए साबका चीफ जस्टिस जो अभी रिसेंटली साबका हुए हैं जस्टिस गुलजार साहब का नाम लिया है, और जिसके बारे में आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं अपने व्यूज नहीं देता, आप। मैं ये समझता हूँ कि वो अभी 1 महीना हो गया ना रिटायर हुए को, और कानूनी तौर पर भी वो 2 साल तक कोई जॉब ले नहीं सकते। नंबर 1, अगर ले भी सकते हूँ तो वो पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल लोगों के साथ की नज़र में उनकी इतनी इंटेग्रिटी नहीं है कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो सके, चाहे इंटरम हो, क्योंकि वो हिस्सा थे गलत फैसले के जो मियां नवाज शरीफ और नून लीग के ख़िलाफ़ हुआ, उसका वो हिस्सा थे, उस बेंच का हिस्सा थे। इसलिए उनके को किसी किस्म कबूरी नहीं आना चाहिए, नहीं ना, वो तो नहीं टलेंगे क्योंकि हवस है इन लोगों को, लेकिन पॉलिटिकल लोग और अवाम यहाँ के उसको नहीं मानेंगे और उसे रिजेक्ट करेंगे। अभी वो भाई साहब ने बताया कि वो मुतनाज़ा शख्सियत है। हमारी बार काउंसिलें जो है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, इन सब ने उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। और हमारे बार काउंसिल के एक सीनियर एडवोकेट है हामिद खान साहब, जो उन्होंने भी इनके बारे में कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मोहरा है चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो है, लिहाजा वो एक मुतनाज़ शख्सियत है। उनके बारे में इनके व्यू है कि उनको नहीं होना चाहिए। तो सर थैंक यू वेरी मच, आप कानून टीवी चैनल के स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।